दूसरा टर्म थोड़ा सा आ जाए। इसके बाद हम बात करते हैं बाबू रेजिस्टेंस का। इसकी बात करेंगे रेजिस्टेंस। तो आप 10 से पढ़ के बोर हो गए होंगे। रेजिस्टेंस जो करंट को अपोज करता है, नहीं सी, रेजिस्टेंस जो क्या करे, करंट को अपोज करता है। करंट को क्या करेगा, अपोज करेगा। उसे ही हम लोगों ने क्या नाम दिया था, रेजिस्टेंस, है ना। रेजिस्टर एंड रेजिस्टेंस दोनों अलग अलग चीजें हैं। रेजिस्टेंस उस रेजिस्टर की एबिलिटी है और रेजिस्टर एक डिवाइस है जो करंट को अपोज करता है। और अपोज वाली एबिलिटी हमारी क्या कहलाती है, रेजिस्टेंस। इसका खासा ध्यान रखें। पहली बात ये कि यह एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है, पॉजिटिव क्वांटिटी है। और एक बार और आपको रिपीट कर दें, ये क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड में पूछा गया है कि भाई रेजिस्टेंस कौन सी क्वांटिटी है, पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों है, कैसे है, आपको हम बता दें। कभी भी अभी तक क्या आपने देखा है -2 ओम प्लस माइनस का इतना ओम नहीं ना देखा है। ये पॉजिटिव क्वांटिटी क्योंकि एबिलिटी को पॉजिटिव से शो करते हैं। क्लियर है। तो कौन सी क्वांटिटी हो गई, यदि ओम्स लॉ को यहां हम देख ले तो ओम्स ने कितना फार्मूला बताया, V इज इक्वल टू IR, जहां से R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो फार्मूले के हिसाब से देखें तो फार्मूला ये हो जाएगा। और V की बात करें तो बाबू ये हो जाएगा वोल्ट पर कितना, एम्पियर। तो रेजिस्टेंस का यूनिट वोल्ट पर एम्पियर, लेकिन यदि इसका अदर असाइनमेंट देखें तो ये क्या होता है, ओम। इसको लोग ओमेगा भी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, एक बार पढ़ा रहे थे, हमने लिखा 7 ओम लिखो, एक बच्चा लिखा था 7 ओम। समझ कुछ लोग तो ज्यादा धर्म से जुड़े लोग होते हैं। तो किसकी बात करेंगे, ओम्स। और एक सबसे अच्छी बात आपको बता दें कि 1 ओम का वैल्यू होता है वोल्ट पर एम्पियर। कितना होता है, 1 ओम की वैल्यू वोल्ट पर एम्पियर। इससे सबसे अच्छी बात किसका, डायमेंशनल फार्मूला। तो R इज इक्वल टू V अपॉन में I, यही होता है फार्मूला। यदि इसके डायमेंशनल की हम बात करें तो डायमेंशन आपने 11th स्टैंडर्ड में बड़े अच्छे से पढ़ा था। तो सबसे पहले इसको तोड़ लीजिए। V है मींस पोटेंशियल है, वोल्ट है, आपने 10th में पढ़ा होगा। इसका फार्मूला होता है वर्क डन बाय कितना, चार्ज। और I के लिए I लिख दिया। वर्क डन का डायमेंशनल फार्मूला आपने पढ़ा होगा mL2T-2। चार्ज के लिए बात करते हैं AT, करंट के लिए बात करेंगे एम्पियर। इसको अरेंज करने गाइस तो mL2 हो जाएगा और ये प्लस का 1 ऊपर जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। और एक पावर कितना, रेजिस्टेंस ऑफ क्या, डायमेंशन। आपको बता दें कि आपकी सीबीएसई और बिहार बोर्ड में 2 क्वेश्चन डायमेंशन पर लिख के रख लीजिएगा, आ जाता है आरसी का, एलसी का, रूट अंडर एलसी का, 1 बाय रूट अंडर एलसी का। ये क्वेश्चन आ जाते हैं। आरसी का, आर बाय सी का, सी फॉर कैपेसिटेंस। आसान से शब्द में आपको बता दें कि जब R बाई C पूछे तो R का डायमेंशन याद है, कैपेसिटेंस का डायमेंशन याद है, दोनों को रखिए, काट के मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर आ जाएगा। इन सब का डायमेंशन हम आपको क्लियर करके बता देते हैं। इसका होता है तो उसको याद रखिएगा T स्क्वायर होता है, इसका याद रखिए तो ओनली T होता है, इसका याद रखिए तो T के पावर -1 होता है ना। कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, पूरा याद करने की कोई जरूरत नहीं है। LC रूट अंडर LC, 1 बाय रूट अंडर LC, ये कांसेप्ट होता है, याद रखिए, काम फिट हो जाएगा। ये रेजिस्टर, ये सब डायमेंशनल फार्मूला है। L का मतलब आप 5वें चैप्टर में पढ़िएगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी में, एसी में पढ़िएगा, 7वें में आपको दिखाई देगा इंडक्टेंस के बारे में, म्यूचुअल इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस, वहां पर हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं, इंडक्टेंस के बारे में। ठीक है, तो यहां से यदि ऐसा क्वेश्चन पूछे तो T स्क्वायर T के पावर -1 सफिशिएंट है। R का डायमेंशनल फार्मूला। जैसे ही रेजिस्टेंस आपको पता चला तो लोगों ने कहा कि ठीक है इसका सिंबल, तो देखिए इसका सिंबल ऐसे होता है, ये रेजिस्टेंस है ना। इसी रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टेंस को फिक्स रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेकिन ऐसे बोल देंगे तो ये वेरिएबल रेजिस्टेंस हो जाएगा। और आप देखेंगे, आपने कभी सर्किट बनाया होगा तो ऐसे आता है, तो इसको रियोस्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रियोस्टेट। ये कौन सा रेजिस्टेंस होता है, वेरिएबल। इसको भी वेरिएबल ही बोलेंगे, नाम बदल जाता है, रियोस्टेट। यहां तक ठीक। फिर यहां पे थोड़ा सा हम आगे और जाए, रियोस्टेट वेरिएबल के पढ़ने के बाद, तो मार्केट में जब आप रेजिस्टेंस लेने जाएंगे ना तो रेजिस्टेंस कुछ इस तरह से दिखाई देगा। समझ में आ रहा है, इधर कलरिंग की गई होगी, ये आपका रेजिस्टर होता है। क्लियर। अच्छा, एक सबसे अच्छी बात की रेजिस्टेंस 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, कॉम्बिनेशन इसका। पहला होता है सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा कौन सा होता है, पैरेलल। तो आपको बता दें, अच्छी बात याद रखेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन की यदि बात करें तो फॉर्मूला जाने उससे पहले याद रखिएगा करंट का वैल्यू सेम होगा। करंट का वैल्यू क्या होगा, और पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होता है। ये दोनों में से एक क्वेश्चन गारंटी आ जाता है पेपर में। करंट क्या है, सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंट होगा। और पूरे इक्विवेलेंट सर्किट का रेजिस्टेंस आप फाइंड करने हैं तो सीरीज का कांसेप्ट कहता है R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस कितना 5 डॉट कहां तक RN, सिंपली ऐड कर देना है। ऐसे यदि आप पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करें तो पैरेलल में आपको करंट का वैल्यू डिफरेंट होता है
और पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। तो 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1 कितना हो जाता है, r2। ऐसे चलते जाइए कहां तक, 1/rn। एक सबसे अच्छी बात आपको बता दें जो यहां तक अब आप जानता सबको, लेकिन सवाल यहां से क्या पूछ देगा, बोलेगा कि सीरीज और पैरेलल में बता दीजिए रेजिस्टेंस मिनिमम कब होता है। तो याद रखेंगे पैरेलल के केस में मिनिमम की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे। अब सवाल कि क्यों इसी में मिनिमम, तो मिनिमम इसलिए कि बाबू जब किसी भी चीज को आप 1/समथिंग करोगे तो रिजल्ट कम हो जाएगा, मींस आप उसको डिवाइड कर रहे हो, और यहाँ सिंपली क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो। तो सीरीज के केस में मैक्सिमम हो जाएगा और पैरेलल केस में क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। जैसे में मान लीजिए कि बात हम सीरीज की कर दें और कहेंगे दो रेजिस्टेंस है और दोनों ही आइडेंटिकल हैं। आइडेंटिकल का मतलब सेम सेम, तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा बाबू, आर प्लस आर, इट मींस कितना, 2r। तो ये 2r हो गया, कुछ भी होगा उसे ट्वाइस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। और यदि कह रहा है कि पैरेलल है तो पैरेलल में क्या करेंगे, 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/r प्लस 1 कितना, ये 2 कितना हो जाएगा, ये 1/r इक्विवेलेंट है, उल्टा कर दीजिए तो r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना, r/2। आप समझदार हैं, बताएं 2r ज्यादा कि r/2 ज्यादा। यदि r का वैल्यू 2 है, r का वैल्यू 2 ओम है, तो हम यहाँ 2 या 4 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 इज ऑलवेज लेस देन 2। समझ में आ रहा है ना। तो जब बात सीरीज की करें तो मिनिमम की बात करेंगे, पैरेलल की बात करें, सॉरी सीरीज की बात करें तो मैक्सिमम, और पैरेलल की बात करें मिनिमम। अब यहाँ पर एक टर्म और आ जाता है जिसको हम बोलते हैं कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रजिस्टर। लिख के रख लीजिए, एक क्वेश्चन गारंटी आएगा, और आज दिमाग में रख लीजिएगा, कभी भूलिएगा नहीं। एक क्वेश्चन लिख के रख लेना है। आप बिहार बोर्ड से 10 दिन पहले भी आप मिलेंगे हमसे ना, 10 दिन पहले, तो हम लिख करके आपको दे रहे हैं कि प्रत्येक दिन आप पढ़ लीजिएगा तो 17-18 क्वेश्चन उसी में से ऑब्जेक्टिव आ जाता है, उतना ही कर लीजिएगा। इसीलिए हम फिर से बोल रहे हैं वो एक लॉलीपॉप बोर्ड है, कुछ नहीं है उसके अंदर। अब आप मजाक के लिए चाहे कुछ भी ले, हकीकत यही है। आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना, r/2। अब यदि हम यहाँ की बात करें किसकी, रेजिस्टेंस और पैरेलल की, तो कलर कोड एक कंसेप्ट आता है। क्या आता है, कलर कोडिंग। तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा, कलर कोड ऑफ कौन सा, कार्बन रजिस्टर। कलर कोड ऑफ कौन सा, जो बिहार बोर्ड के हैं भाई, दिल पे मत लेना, है ना, चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, हाँ कोई बात नहीं। तो किसकी बात कर रहे हैं, कलर कोड ऑफ कौन सा, अच्छा कलर कोड ऑफ कार्बन रजिस्टर का मतलब जानते हैं कि एक रजिस्टर दे देगा और उसमें कलर होता है। कलर अभी आपको पढ़ना है 4, कितना पढ़ना है, 4 कलर का सीक्वेंस दे देगा और बोलेगा कि इस रजिस्टर की वैल्यू बताएं, जैसे 2 ओम 5 ओम समथिंग बताते हैं ना, तो इसमें कलर को देख करके रजिस्टर की रेजिस्टेंस बताना है, कितना इसका वैल्यू है। तो इसके लिए एक कंसेप्ट है, उसको याद रखिए लाइफ में हमेशा। क्या, सुन लीजिए, शायद आप पढ़े भी होंगे। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, है ना, ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ wearing गोल्ड सिल्वर नेकलेस। गोल्ड सिल्वर, दीवान में घूम ले कोई, छीन लेगा सब, है ना। तो आइए बात करते हैं, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ wearing गोल्ड सिल्वर नेकलेस। बस ये 2 लाइन याद रखिए, 1 नंबर मिलेगा। आप 25 साल के पेपर जाके देख लीजिए। wearing गोल्ड सिल्वर, वेरी गुड वाइफ, अच्छा पत्नी छूट गई। तो बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ वेयरिंग गोल्ड सिल्वर। आप 20 साल के भी क्वेश्चन उठा के देखिएगा, हर साल एक क्वेश्चन पूछता है, और देखिएगा इस 2 लाइन में आप क्वेश्चन निकाल लीजिए। कैसे, नंबर याद रखेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये कौन सा हो जाएगा, 9। और इधर गोल्ड के लिए टॉलरेंस याद रखिएगा 5%, सिल्वर के लिए 10%, और कोई भी कलर ना हो तो उसके लिए कितना, 5%, 10%, 20%। These are provide only tolerance। क्या प्रोवाइड करेगा, गोल्ड लिखा है तो कितना परसेंट लिखना, आप बंद करके, सिल्वर लिखा हो तो, कोई भी कलर ना हो तो नो कलर। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए, 0 1 2 3 क्या है, स्टार्ट करना है बी से, और 2 बी है, तो आप भी कंफ्यूज कि ब्लैक होगा कि ब्राउन होगा कि ब्लू होगा, है ना। तो याद रखिएगा, सर की कसम, बाल का कलर क्या होता है, यहां से स्टार्ट कीजिएगा। तो ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, व्हाइट, याद रहेगा। एक बार रिपीट करें,
कहां से? ब्लैक ब्राउन। देखिए कुछ लोग यहाँ बड़ा कंफ्यूजन डालेंगे ना, अब यहाँ देखिए पहला हो जाएगा कौन सा? ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज येलो ग्रीन। ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू। अच्छा कुछ लोग ब्लू बोलता है तो मत भूलिएगा। हाँ ब्लू, उसके बाद से वायलेट, ग्रीन हो गया है, ग्रे हो जाएगा, व्हाइट। समझ में आ रहा है? ये कलर का सीक्वेंस याद रखना है। और नंबर कौन कौन सा किसको मिल रहा है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और कौन सा? 6 7 8 9। समझ में आ रहा है? और गोल्ड को कितना परसेंट मिला? 5%। इसको 6 10%, इसको कितना? अब आपका सवाल जो बन रहा होगा कि सर कैसे क्वेश्चन, तो देखिएगा ऐसे क्वेश्चन देता है, एक रजिस्टर दे देगा और यहाँ पर कुछ कलर दे दिया। कलर कितना दे दिया? 4। आपको लेफ्ट से राइट जाना है। कहां जाना है? सपोज इसने पहला कलर दे दिया बाबू रेड, दूसरा दे दिया ब्लू और तीसरा दे दिया ग्रीन और चौथा जो है टॉलरेंस होता है उसके लिए हम क्या बोल देते हैं? सिल्वर। कोई दिक्कत किसी को? तो लेफ्ट से राइट स्टार्ट कीजिएगा। पहला कौन सा? रेड। देखो कितने नंबर पे? 2। आराम से 2 लिख दो, कोई दिक्कत किसी को? अच्छा दूसरा कौन सा है? ब्लू। तो ब्लू कितने पे है? 6 पे है ना, तो आराम से 6 लिख। लगातार 2 जो नंबर डालने, सिर्फ नंबर डाल देने, 2 कलर में सिर्फ नंबर। तीसरा नंबर डालने से पहले मल्टीप्लाई का सिंबल देखो। समझ में आ रहा? तीसरा नंबर देखो कौन सा है? ग्रीन है ना, ग्रीन है तो ग्रीन को जोड़ो। ग्रीन कितने पे है? 5। तो 5 को लिखने से पहले 10 लिखो और 10 का ऊपर पावर क्या लगा? समझ में आ रहा है? इसका मतलब 2 लगातार डिजिट सेम सेम, फिर मल्टीप्लिकेशन का सिंबल, 10 का पावर नंबर आप, उसके बाद से टॉलरेंस लिखा जाता है। टॉलरेंस लिखने का तरीका प्लस और कितना? सिल्वर। सिल्वर के लिए कितना दिया गया? 10%। और इसका यूनिट कितना होता है? ओम। दिस इज द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस। समझ में आ रहा है? एक क्वेश्चन करेंगे। अब क्वेश्चन किस तरह से पूछिएगा? पहला कि रजिस्टर दे देगा, कलर का नाम दे देगा और बोलेगा कि इसका वैल्यू बताए, तो वैल्यू बता देंगे। दूसरा क्वेश्चन आपसे यहां से पूछेगा कि भाई ये काम कीजिए, हम आपको एक रेजिस्टेंस देते हैं और उसका वैल्यू है 42 10 to power 6 ± 20%। आप हमको ये बता दो कि कलर का सीक्वेंस क्या है। आसान है, आराम से टेबल में देखिए 4 नंबर पे कौन? 4 नंबर पे कौन है? येलो। आप फिर से 6 नंबर 2 नंबर पे रेड है, उसके बाद 6 है, 6 पे कौन है? ब्लू है और उसके बाद 20% है कौन सा? कोई कलर नहीं, नो कलर। ये कंसेप्ट समझ में आया? इस पे बताइए। बात करते हैं, किसकी बात करेंगे? सेल सुना हो, बायोलॉजी वाला नहीं है ना, ये सेल है। सेल का मतलब समझते हैं बाबू क्या होता है? सेल एक ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल सर्किट को उसके हिसाब से पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता है। मींस इट इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस व्हिच प्रोवाइड नेसेसरी पोटेंशियल डिफरेंस टू एनी इलेक्ट्रिकल सर्किट। क्लियर है? मींस ये क्या देता है बाबू? भी देता है। इसमें 2 अच्छी बातें कि एक लाइन इसमें बड़ी होती है और एक लाइन क्या हो जाती है? तो जो वर्टिकल बार है बड़ा वाला वो पॉजिटिव होता है और जो छोटा वाला वो क्या होता है? सबसे एक और अच्छी बात कि इनको हम पहले रॉड बोला करते थे। क्या बोलते थे? स्टार्टिंग में सेल में जो 2 हमारे रॉड थे उनको सिंपल रॉड, बाद में इनको एक सॉल्यूशन में डिप किया गया जिसको इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में जैसे डिप किया तो उस रॉड का नाम इलेक्ट्रोड पड़ा और दैट इलेक्ट्रोड डिवाइडेड इनटू कैटेगरीज, दैट इज एनोड एंड कैथोड। एनोड एंड, और केमिस्ट्री वाले भाई लोग कहते हैं एनायन एंड कैटायन, पता नहीं क्या है ना, हमको केमिस्ट्री नहीं आती। एक पॉजिटिव होगा और एक क्या हो जाएगा? नेगेटिव। एक एनोड हो गया, दूसरा कौन सा हो गया? किसकी बात हम कर रहे हैं? सेल। कंसेप्ट क्लियर हो गया? अच्छा, सेल के बाद एक टर्म आता है जिसको हम बोलते हैं ईएमएफ। बहुत ही मिसलीडिंग वर्ड है। मिसलीडिंग वर्ड का मतलब गुमराह करने वाला। देखो लिखा हुआ है एफ, मतलब लग रहा है कि फोर्स है, तो पूछ देता है ईएमएफ का यूनिट बताया। अधिकांश बच्चा न्यूटन लगा के आता है, लेकिन न्यूटन लगाने की जरूरत नहीं है। इट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। कौन सा है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। इसको 2 तरह से डिफाइन, इवन 3 तरह से डिफाइन कर सकते हैं। आपने देखा कि सेल में 2 टर्मिनल है, तो क्वेश्चन कहता है कि यदि हम किसी सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से यूनिट चार्ज को, कितने यूनिट चार्ज मतलब 1 कूलम चार्ज को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक हम लेकर के जाएं, तो लेकर के जाने में जो वर्क डन होता है दैट वर्क डन इज आल्सो कॉल्ड, ठीक है ना, यूनिट चार्ज इज ब्रिंगिंग फ्रॉम वन टर्मिनल टू अनदर टर्मिनल ऑफ द सेल कॉल्ड कौन सा?
ईएमएफ। अच्छा 10th स्टैंडर्ड याद करना चाहते हैं तो बाबू ईएमएफ को ई से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फार्मूला होता है वर्क डन बाय चार्ज। क्या हो जाता है? वर्क डन बाय चार्ज। वर्क और चार्ज दोनों का रेशियो भी क्या कहलाता है? ईएमएफ। इसमें एक कंडीशन जरूर लगा होता है कि इसमें ईएमएफ, वो वाला ईएमएफ की बात करेंगे, उस पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे जब आपका सर्किट ओपन हो। जब सर्किट क्या हो, मतलब कि ये जो ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो ई दे रहा है, जो पोटेंशियल डिफरेंस दे रहा है, वो पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिकल सर्किट का जब उस सर्किट में कोई भी करंट फ्लो ना करे। नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सर्किट मींस फॉर ओपन सर्किट। क्लियर है? ये इसके अंदर थोड़ा सा याद रखेंगे। इसके भी यूनिट हम वोल्ट यूज करते हैं। इसका भी डायमेंशनल फार्मूला सेम एज पोटेंशियल डिफरेंस होता है। कुल मिलाकर के आगे चलकर कहीं कहीं पे इसका नाम एक्चुअली क्या पड़ जाता है? पोटेंशियल डिफरेंस। सेल के केस में ईएमएफ हो गया। अच्छा दूसरा चीज कि ईएमएफ के बाद इसमें कहा जाता है टर्म इंटरनल रेजिस्टेंस। इसकी बात करेंगे। इंटरनल रेजिस्टेंस को आर से रिप्रेजेंट करें। देखिए रेजिस्टेंस कोई भी हो, एक्सटर्नल इंटरनल है तो करंट को अपोज ही करेगा। तो जब हम सेल बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये सेल बन गया ना, सेल के नेगेटिव टर्मिनल में, ध्यान दीजिएगा, सेल के टर्मिनल में नेगेटिव टर्मिनल में रेजिस्टेंस होता है, उसको दिखाते नहीं हम लोग, बट दिखाना चाहिए। इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं? इंटरनल रेजिस्टेंस। और ये सर्किट यदि ऐसे लगा हो, मान लीजिए ये सर्किट ऐसे लगा हो, मान लीजिए कि ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है और यहां से सर्किट में हमने ऐसे दे दिया, यहां पर और एक ऐसे करके, अभी सर्किट कैसा है? ओपन। आज जब ओपन है तो इसके ऊपर प्रोड्यूस होने वाला पोटेंशियल डिफरेंस क्या करेगा? ये समझ में आ रहा है? इसी में एक टर्म होता है जिसको हम बोलते हैं टीपीडी, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहता है कि इट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ द सेल व्हेन करंट इज फ्लोइंग इन द सर्किट। जब सर्किट में करंट फ्लो कर रहा होगा तो दोनों टर्मिनल के बीच का जो डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस, दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड। और यदि उस इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट फ्लो ही ना हो रहा हो तब दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या कहलाएगा? यही फर्क होता है। इसी को थोड़ा सा ऐसे कर दीजिए, टीपीडी बन गया, और इसको ऐसे कर दे तो क्या बन जाएगा? ईएमएफ। यहां पर एक सबसे अच्छी बात यूज की जाती है कि ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में रिलेशन। तो ये फॉर्मूला आपको लाइफ में हमेशा याद रखना पड़ेगा। I इज इक्वल टू ई अपॉन में R प्लस R। यदि इस फॉर्मूले को अच्छे से आप समझ जाते हैं तो एनसीईआरटी का 3.1 और 3.2 एक्सरसाइज का सवाल बन जाएगा। I इज इक्वल टू ई अपॉन में कितना? R प्लस R। जहां भी E को बोलते हैं ईएमएफ, R को बोलते हैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और स्मॉल r को बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, और ये क्या हो जाता है? करंट। यदि ऐसा क्वेश्चन पूछ दे कि मैक्सिमम करंट फाइंड कीजिए, क्या फाइंड कीजिए? तो ऐसे केस में याद रखेंगे रेजिस्टेंस का वैल्यू। भैया सीबीएसई में बनता है तो याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछता है फॉर मैक्सिमम करंट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट इज ट्रू, या कौन सा सही है, वो उस क्वेश्चन में पेपर में पीडीएफ में भी डाल के भेजेंगे। आर क्या हो जाएगा? करंट मैक्सिमम तभी ना होता है जब उसको अपोज करने वाला कोई ना हो। आपकी गाड़ी की स्पीड तेज कब होती है? रोड पे जब हाईवे मिलता है, कोई ट्रैफिक नहीं है, कोई आपका रुकावट नहीं है, कोई ब्रेकर नहीं है, तभी ना। बिना ब्रेकर का तो आपकी स्पीड है और अचानक ब्रेकर आपके सामने आ जाए और आपकी स्पीड 40 की है तो 50 की थोड़ी हो जाएगी, कम ही हो जाएगी। और आज का यूथ 50 के 100 कर देगा, उड़ा देगा, है ना? तो मैक्सिमम करंट हो तो रेजिस्टेंस कितना? 0 हो जाएगा। तो इस बिहाफ पर हम करंट की वैल्यू फाइंड आउट करें तो E अपॉन में क्या हो जाएगा? यहीं से एक रिलेशन और मिलता है बाबू, वो होता है E इज इक्वल टू I माइनस में ER। याद रखेंगे I माइनस में कितना? ER। और यहीं पे एक और फॉर्मूला निकलता है I प्लस में कितना? ER। इसमें की बात कब करते हैं? जब हमारा करंट मिनिमम हो, जब बैटरी डिस्चार्ज हो, जब करंट का फ्लो नेगेटिव टू पॉजिटिव होता नहीं है, लिखा जाए नेगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब क्या हो रहा है? घट रहा है। उस दौरान फॉर्मूला ये इंप्लीमेंट करते हैं। और जब कहे पॉजिटिव टू नेगेटिव, बैटरी चार्ज हो, तो ये वाला फॉर्मूला करते हैं। 3.1 और 3.2 3.3 भी देखिएगा तो इससे बन जाएगा। और यहां से एक इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला निकलता है E बाय R प्लस 1 इनटू में कितना? R। इस फॉर्मूले को भी याद रखिएगा। यहां तक एक कॉन्सेप्ट, सॉरी, R इज इक्वल टू 1 प्लस E बाय V होता है, इनटू में कितना हो जाएगा? R। ये फॉर्मूला इंटरनल रेजिस्टेंस को बताता है कि इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो गया? I प्लस में E अपॉन में कितना? अब यही आगे जाकर के सेल दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। एक को बोलते हैं सीरीज, एक को बोलते हैं कौन सा? पैरेलल। सीरीज में जाएंगे तो सिंपल E इज इक्वल टू E1 प्लस क्या हो जाएगा? E2। और पैरेलल में जाएंगे तो ध्यान से समझिएगा, पैरेलल का केस कहता है E इज इक्वल टू E1 R1 प्लस E2 R2। अब बाई में E1 प्लस कितना? E2। इस तरह का कांसेप्ट है। यहां से भी क्वेश्चन आपके आए हुए
ठीक है, पूछा जाता है कि when two cell having different EMF, then what is the net EMF of parallel combination? तो आपको बोलना है E1 R1 plus E2 R2 by V1 plus कितना, इसको कर लीजिएगा। 60 प्लस क्वेश्चन आपका पीडीएफ में सॉल्व हो जाएगा। फिर भी कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। एक मैथ लिख लीजिए, फोटो की जरूरत आपकी मर्जी।